नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। आधी आबादी पड़ेगी सभी पर भारी, और कुछ ऐसा ही लग रहा है, और लग रहा है कि सभी दलों को, सभी सियासी दलों को इस बात का इल्म हो चुका है कि इस बार जो भी चमत्कार होगा वो दरअसल आधी आबादी के जरिए ही होना है। और यही बात है, एक राजनीति में बात भी कही जाती है कि जब अंधेरा चारों तरफ दिखने लगता तब मतदाता के हिसाब से, वोटर्स के हिसाब से जो रोशनी दिखाई देती है महिला वोटर्स में दिखाई देती है। सभी दलों को इसका इल्म तो है, लेकिन महिलाओं के लिए किसी भी पार्टी की सरकार हो, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार महिलाओं को सशक्त करने के लिए, सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए अलग अलग जो योजनाएं बीजेपी सरकार की तरफ से चलाई गई हैं, योगी सरकार की तरफ से चलाई गई हैं, उसका नतीजा आज दिखा। तकरीबन 2 से 3 लाख महिलाओं का जमावड़ा प्रयागराज में, और प्रयागराज की धरती से पीएम मोदी ने महिलाओं को बड़ी बड़ी सौगातें दी। यानी कि दांव भी खेला जा रहा है, वो भी आधी आबादी पर। तो जीतेगा कौन, किसको फायदा होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। आधी आबादी पर बीजेपी का जोर। पीएम मोदी की सौगात से महिलाओं को मिली शक्ति। क्या अगले चुनाव में आधी आबादी से मिलेगी जीत? चुनाव में जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन में आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाओं की वोट से किसी का भी पासा पलट सकता है। कहा जाता है कि जब राजनीति में सब अंधेरा दिखने लगे तो महिला वोटर्स की ताकत से ही रोशनी आती है। महिला वोटर्स अब पहले जैसा रहा भी नहीं, बल्कि मतदान में बड़ा खेल करने में माहिर है। यूपी चुनाव से पहले महिला वोटर्स की ताकत को जो सही मायने में समझेगा वही यूपी की गद्दी पर राज करेगा। पीएम मोदी और सीएम योगी प्रयागराज से आधी आबादी को साधने के लिए बड़ी सौगातें दी। यूपी ने बैंक सखी का जो अभियान शुरू किया है वो महिलाओं की रोजगार के अवसरों के साथ ही उनके जीवन में भी बड़े बदलाव ला रही है। सरकार से अलग अलग योजनाओं का जो पैसा सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए खाते में आता है, ये पैसा निकालने अब बैंक नहीं जाना पड़ता। बैंक सखी की मदद से ये पैसा गांव में घर पर ही मिल जाया करता है। यानी बैंक सखी बैंक को गांव तक लेकर आ गई है। प्रदेश के अंदर एक मुखबिर योजना चलाई थी कि अगर भ्रूण हत्या करने वाला कोई पापी कोई इस प्रकार का कार्य करेगा तो उसको सजा होगी। उस योजना को आगे बढ़ाने के साथ ही हम लोगों ने उस समय फिर एक योजना लागू की। प्रदेश के अंदर कन्या सुमंगला योजना, बेटी के जन्म लेने के साथ साथ स्नातक तक की पढ़ाई के साथ 15,000 की राशि अलग अलग चरणों में प्रदान करने की कार्रवाई, और ये आज प्रदेश के अंदर महिला और पुरुष के अनुपात को बेहतर करने में इसने मदद। महिला समूहों से पीएम मोदी के संवाद से जहां बीजेपी में जोश आई है, वहीं विपक्ष सरकार की महिला नीति पर हमलावर है। उनका कहना है नारी अगर घर चला सकती है तो पूरा देश को भी चला सकती है। उनके नेतृत्व में वो हर तरह से साथ देने के लिए तैयार हैं। तो आज हमारी सरकार हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे लेकर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने सारी योजनाएं बनाई है महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, हर किस्म के। तो उसमें सब आप सब लोगों को भागीदारी है, आप सबको उसका लाभ मिल रहा है। मुझे ये कहना है, उत्तर प्रदेश की महिलाओं, मैंने आपसे क्या कहा था, अपनी शक्ति को पहचानो। आज आपकी शक्ति के सामने
इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं, समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं, आज क्यों कर रहे हैं? चुनाव से पहले, क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई। यूपी में आधी आबादी के बल पर बीजेपी पहले भी बड़ी जीत हासिल करती रही है। बीजेपी की जीत में महिलाओं की वोट का बड़ा रोल हमेशा से रहा है, लेकिन इस बार विपक्ष भी महिला वोटर्स को लुभाने के लिए कई चुनावी वादे भी कर रहा है। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आधी आबादी का वोट किसके करवट जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो महिला वोटर्स की ताकत को समझना होगा, उनकी हैसियत को समझना होगा। उत्तर प्रदेश में महिला मतदाता के साथ साथ महिलाओं की जो राजनीति में सक्रियता है, उनकी इस हैसियत को समझने की जरूरत है। और अगर पिछले 2 चुनाव आपकी बात करें या फिर पिछले अगर 7-8 साल के ट्रेंड को अगर देखने की कोशिश करें तो तकरीबन हर जगह महिला मतदान का जो प्रतिशत है, जो फीसदी है, वो ज्यादा है पुरुष मतदाता से। साफ है कि आधी आबादी को जिसने एक तरह से पूरी तरह से साध लिया, उसी की सत्ता, उसी का बागडोर जो है उत्तर प्रदेश में आने वाला है। मैं समझूंगा, पूरा समीकरण समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहली बार बीजेपी की तरफ से फोकस किया गया, इसके पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से भी फोकस किया गया तो उसे भी फायदा मिला था। बसपा को भी फायदा मिल चुका है, बीजेपी को कई दफा इसका फायदा हो चुका है। लेकिन इस बार क्या होगा? चूंकि मुकाबला ही अलग तरह का है, दिलचस्प मुकाबला होना है, तो किसे फायदा होगा? संदीप द्विवेदी बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। संदीप जी, आपका स्वागत है। ओंकार नाथ सिंह जी इस वक्त हैं, कांग्रेस के नेता। ओंकार जी, आपका स्वागत है। अरविंद कठेरिया जी समाजवादी पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। अरविंद कठेरिया जी, आपका स्वागत है। राजीव ओझा जी इस वक्त हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राजीव ओझा जी, आपका स्वागत है। राजीव ओझा जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूं। ये पूरा महिलाओं को सौगातें दी जा रही है, सब कुछ बेहतरीन है। देखिए, किसी की भी सरकार हो, महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को आगे से हर क्षेत्र में उसे आगे बढ़ाकर रखना, तमाम तरह की सुविधाओं से लैस करना हर सरकारों की एक बड़ी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी क्या कर रहे हैं, वाकई बहुत ही बेहतरीन काम है। उससे पहले की सरकारों ने क्या किया महिलाओं के लिए, उसे भी मान लेते हैं, बहुत बेहतरीन काम हुआ है। लेकिन अब महिला वोटर्स का जो ट्रेंड है ओझा साहब, वो बदल रहा है। हर जगह महिला जो मतदाता होती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घरों से निकलकर मताधिकार का इस्तेमाल करती हैं। थोड़ा सा मुझे बताएं, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को रिझाने के लिए, साधने के लिए अलग अलग पार्टियों के पास है क्या फायदा होगा? देखिए, अभी प्रियंका वाड्रा जी का बयान सुन रहे थे कि वो सवाल उठा रही थी कि इलेक्शन के समय ही नारी शक्ति की या महिलाओं के कल्याणकारी, महिलाओं के भले के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है वो क्यों? तो यही दिक्कत है कि प्रियंका वाड्रा अभी सिर्फ 2 महीने से, कहले वैसे तो साल भर से सक्रिय है, लेकिन 2 महीने से ज्यादा सक्रिय हैं। उसके पहले यूपी में ना राहुल गांधी दिखाई पड़े थे, ना प्रियंका दिखाई पड़ी थी। और सही माने में मतलब हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, ना किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ना पदाधिकारी। अभी जो देख रहे हैं, इनको समझना होगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ और नारी सशक्तिकरण की जो संकल्प है, वो योगी सरकार ने सत्ता संभालते ही इस पर काम करना शुरू किया था। वो 1-2 दिन, 1-2 महीने की बात नहीं है। और सही माने में महिला वोटर हैं, वो इस समय बीजेपी की सबसे बड़ी शक्ति हैं। इनके लिए परेशानी यही है। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे कमजोर नस है कि जैसे ही नारी या महिला या बेटियों की बात होती है तो अखिलेश यादव जी का कार्यकाल सामने आ जाता है। और जो प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बहुत अच्छी बात है। लड़की, हर नारी
को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, लड़ना चाहिए, लेकिन जो तथ्य हैं, जो आंकड़े हैं, उस पर भी उनको नजर डालनी चाहिए। मतलब ओझा साहब आप ये कह रहे हैं कि एक टैग लाइन जो है बीजेपी का, महिला सशक्तिकरण सिर्फ बात नहीं, मतलब इस सिर्फ बात नहीं बल्कि उससे आगे बढ़कर सरकार ने किया, ग्राउंड रियलिटी है, काम किया है, इससे बढ़कर आगे सरकार ने काम किया। चलिए ठीक है, मैं इस बात को और बेहतर तरीके से समझूंगा। आप संदीप द्विवेदी जी इस वक्त हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त। संदीप जी एक बात बताएं, महिला सशक्तिकरण सिर्फ बात नहीं तो फिर काम क्या हुआ? और जो अभी काम हो रहा है, जो सौगातें दी जा रही हैं, क्या इसकी जरूरत शुरुआत से नहीं थी, या फिर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव के वक्त महिलाओं को साधने के लिए बीजेपी कुछ ज्यादा ही है ना सौगातों और तमाम तरह की चीजों की चर्चा हो रही है? मुझे थोड़ा सा समझाएं, क्लियर करें, ताकि महिला मतदाता की बात ना हो बल्कि महिला सशक्तिकरण की जो बात हम लोग कर रहे हैं उसे कुछ नतीजा निकल कर सामने आए। देखिए, महिलाओं के सशक्तिकरण की अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा महिलाओं को हर क्षेत्र में सशक्त किया है। इस देश में 50% लोकल इलेक्शन में अगर किसी पार्टी ने रिजर्वेशन फिक्स करवाया है महिलाओं के लिए चुनाव लड़ने के लिए तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। कांग्रेस तो इसका खुल के विरोध करती रही, बाद में जब लगा कि इसका हमें फायदा नहीं मिलेगा तो नहीं बोल पाई। दूसरी तरफ आप देखिए, 70 साल जो इस देश की महिलाएं जो बेचारी चूल्हे में अपने आंखों को खराब करती रहीं, उन्हें गरीब आदमी जो जिसके लिए गैस एक स्वप्न होता था, आज अधिकांश घरों में गैस सिलेंडर है और वो कहीं ना कहीं बहुत आराम से उस पर खाना भी बना रही हैं। ये एक बहुत बड़ा लाभ मिला महिलाओं को। आवास की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा मकान बनाए गए, जिसमें 25 लाख से ज्यादा महिलाओं के लिए पास किए गए। प्रियंका जी की नारी की बात करिए, कहती हैं मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब सपा सरकार थी तो उस बेचारी बेटी को जूझना पड़ता था गुंडों से, लड़ना पड़ता था सपाई अपराधियों से, और उसको स्कूल तक जाने के लिए क्या क्या नहीं झेलना पड़ता था, ये उस समय की वो बच्ची जानती है। आज उत्तर प्रदेश में नारा लड़की है लड़ सकती हूं नहीं है, आज उत्तर प्रदेश का नारा है लड़की हूं आगे बढ़ सकती हूं, और आगे बढ़ के दिखा रही है। आज आप पुलिस की भर्तियां देखिए, जितनी भी उत्तर प्रदेश में भर्तियां हुई उनमें सबसे ज्यादा वरीयता अगर किसी को दी गई तो वो लड़कियों की दी गई, और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करके भी दिखाया। आज कांग्रेस के अंदर समस्या यह है कि प्रियंका जी को उत्तर प्रदेश में तो नारा याद आ जाता है लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन राजस्थान में जब खुलेआम लड़कियों के साथ बदतमीजी होती है, खुलेआम उनके साथ क्रूएल्टी होती है, उसमें मुंह साध के बैठ जाती हैं। सपा सरकार में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की लड़कियों ने झेला है। कितने बार प्रियंका गांधी ने उस पर ऑब्जेक्शन किया। राहुल गांधी जी के लिए, प्रियंका गांधी जी के लिए सिर्फ पॉलिटिकल पिकनिक है, और सपा किस मुंह से कहे कि हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? महिलाओं का सबसे ज्यादा उत्पीड़न, महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार अगर कहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ, और इसीलिए इनकी सरकार अगर उखाड़ के फेंकी है किसी ने तो वो प्रदेश की महिलाओं ने। चलिए मैं सवाल कठेरिया जी के पास लेके जाता हूँ। कठेरिया साहब, महिलाओं के दम पर आप लोगों को जीत मिली थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2012 में जब आपकी सत्ता आई तो महिला वोटर्स है ना भारी संख्या में निकलकर मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया, आपके फेवर में चीजें गई थी। लेकिन आपके शासनकाल में ही मुलायम सिंह यादव की तरफ से कहा गया है ना, बलात्कार के कुछ मामलों में कुछ लड़के फंसे हुए थे, उनके बारे में मुलायम सिंह यादव की तरफ से कहा गया लड़के हैं गलती हो जाती है। बताइए सर, ये मातृशक्ति, नारी शक्ति, महिला सशक्तिकरण, ये सब चीजें समाजवादी पार्टी की डिक्शनरी में कहां पर है, बता दी। मैं सवाल पूछ रहा हूं सर, बताइए ना आप। जी शंकर जी, मैं आपकी बात और संदीप जी की बात का सिरे से खंडन करता हूं। जो आपने नेताजी की बात कही है वो उस समय दूसरा मैटर था। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने उस मैटर से, बॉम्बे में जो एक हादसा हुआ था उस मैटर से जोड़ दिया था। ये तो आपकी बात का हो गया, मैं खंडन करता हूं। और संदीप जी जो कह रही है कि महिला सशक्तिकरण, समाजवादी पेंशन 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दी गई थी। इनकी सरकार 2017 में जैसे ही आती है सबसे पहले इन्होंने महिला विरोधी काम किया। हमारे उत्तर प्रदेश की 55 लाख बहनों और माताओं की पेंशन को बंद कर दी गई, जिसमें 80-80 साल की महिलाएं थी जिनका बेटा नहीं है, जिनका भाई नहीं है, जो विधवाएं हैं। आज बताइए वो कैसे जिएंगी। दूसरा, अभी आंगनवाड़ी लगभग 82 लाख आंगनवाड़ी कर्मचारी हैं, लगभग उसमें जिसमें से 12 लाख लगभग आंगनवाड़ी महिलाओं को इन्होंने रिटायर कर दिया, 1 रुपया इन्होंने उनका पेंशन नहीं दिया। दूसरा, मैं आपको बता दूं, जो ये लंबी संदीप जी बातें कर रहे हैं,
कुलदीप सेंगर हत्या का जो उन्नाव वाला कांड था, उसमें क्या इनकी बहन नहीं थी? वो क्या देश की बहन नहीं थी? वो देश की बेटी नहीं थी? समझे? उसके परिवार को किस तरह मारा गया, पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया गया। यही हाथरस में कांड हुआ। हाथरस में उस बेटी को जिंदा जला दिया, सॉरी रात में केरोसिन डाल के जला दिया गया कि वो हमारे देश की बेटी नहीं थी। इन्होंने हमेशा महिला विरोधी काम किया है। आज आंगनबाड़ी जो रिटायर हो गई उनको पेंशन तक नहीं दी है। आज जो हमारी मैच्योरिटी होती थी, जो डिलीवरी एम्बुलेंस जाती थी, उनको इन्होंने बंद कर दिया। आज हमारी माएं कठरिया साहब आप ये कहना चाह रहे हैं, कठरिया साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के मामले पर जो दावे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, इन दावों में खोखलापन है और जो टैग लाइन इन्होंने लिखा है महिला सशक्तिकरण सिर्फ बात नहीं, मतलब इससे आगे इन्होंने कुछ नहीं किया। राजीव ओझा जी भी गलत बोल रहे हैं, संदीप द्विवेदी जी भी गलत बोल रहे हैं। बाकी एक सवाल मैं ओंकार नाथ जी के पास चलता हूँ। हाँ सर, जो हमारी छात्र SC ST OBC की छात्राएं थी, उनका इन्होंने स्कॉलरशिप बंद कर दिया। आप लोग महिला को भी इतना बांट के रखा है ना, OBC छात्रा तो जनरल छात्रा तो SC ST छात्रा। महिलाओं का माइंडसेट नहीं समझ पा रहे हैं सर आप लोग। महिला वोटर का माइंडसेट नहीं समझ पा रहे हैं, तो दिक्कत है। महिलाओं को ना ऐसा OBC और SC ST में मत बांटिए, उनका एक अलग तरह का वोट बैंक है, अलग माइंडसेट है। मुझे तो अभी तक यही ट्रेंड दिखा। ओंकार नाथ जी के पास चलेंगे, एक मिनट रुकिए अब कठरिया साहब, ओंकार जी के पास चलेंगे। ओंकार जी, 40% महिलाओं को टिकट देने की बात प्रियंका गांधी की तरफ से की गई, तभी से लगा था, मुझे भी लग रहा था कि महिला सशक्तिकरण, महिला शक्तिकरण, महिला के मुद्दे जो है चुनाव से क्यों गायब हो रहे हैं। अचानक प्रियंका गांधी आई और महिला का मुद्दा छा गया। अच्छा है, बहुत बेहतर है, उनकी तरफ जो चीज़ें की गई हैं, बड़ा इनिशिएटिव, मैं इसको तो बहुत बेहतर मानता हूँ। इस पूरे मामले को लेकर जैसे आज जो बड़ी सौगातें दी गई, मुझे तो लगता है कि आज उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ा दिन है ना। पूरी दुनिया के लिए क्रिसमस अभी 25 दिसंबर को आएगा, उससे पहले यूपी की महिलाओं के लिए हो गया है, बड़ी सौगातें हो गई। मुझे थोड़ा सा बताइए कि प्रियंका गांधी अपनी इस ऐलान पर या कांग्रेस पार्टी अपने इस ऐलान पर कहाँ तक बढ़ी है सर, बताइए कितना एफर्म है। ऐसा तो नहीं ऐलान हो गया और मालूम चला कि जब वक्त आएगा तो कुछ नहीं, सब कुछ है ना माइनस प्लस देखना शुरू कर दिया आप लोगों ने। दिन में आपको एक लिस्ट निकलने वाली है, उसी से अंदाज लग जाएगा कि कांग्रेस पार्टी कितना कर रही है। अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था प्रियंका जी ने, और उसमें उन्होंने बल्कि बताया भी था कि हमने 100 लोगों को फाइनल कर लिया है, जिसमें 60 महिलाएं हैं, 40 पुरुष। तो लिस्ट निकलेगी, अपने आप अंदाज लग जाएगा कि वो सही करेगी गलत कह रही है। नहीं, सही बात है, बहस की कोई बात ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दूसरी चीज, हमारे राजीव भाई ने बड़ी एक बात कही अच्छी, संदीप जी, एक साल अच्छा राजीव जी, प्रियंका जी एक्टिव है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, जब आदिवासियों की हत्या हुई थी मिर्जापुर में, वह तो 1 साल के ऊपर मेरे ख्याल से हो गया होगा। तो जब मुख्यमंत्री बने तभी उसी बाद ही घटना घटी थी, जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे। और तब से जहां जहां घटनाएं हुई, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे गोंडा हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे हाथरस हो, चाहे आपका लखीमपुर खीरी वाला कांड हो, हर जगह प्रियंका गांधी पहली नेता थी जो पहुंचती थी। कानपुर हो, कानपुर में जो व्यापारी मारा गया उसके यहाँ हो गई। तो कहीं ऐसा नहीं था जहां जिन घटनाओं पे वो न गए हो या उनके निर्देश में कांग्रेस के अध्यक्ष न गए। तो ये कहना कि वो 1 साल में आई है और नहीं कर रही थी, मैं इसे उचित नहीं मानता। कोरोना के मामले में आपने खुद देखा होगा कि हमारी नेता किस तरह से इंतजाम करवा रही थी, सरकार ने उसको नहीं सहायता ली, वो अलग बात है, उनका अपना दृष्टिकोण था, उन्होंने बल्कि मुकदमा कर दिया हमारे अध्यक्ष के ऊपर। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। अब मैं इस चीज के लिए अपने नेता को बधाई देता हूँ, आदरणीय प्रियंका गांधी जी को, जो उन्होंने महिला मुद्दा उठाया, कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने उसको ध्यान में लिया। नहीं सर, देखिए एक बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि 40% महिलाओं को टिकट देने का जो ऐलान किया गया आप लोगों की तरफ से, ये वाकई बहुत बड़ा इनिशिएटिव है महिला सशक्तिकरण के लिहाज से भी। लेकिन क्या सर सिर्फ टिकट देने से जो सारे गलियारे हैं महिलाओं के उत्थान के लिए, विकास के लिए, उनकी सोच के लिए, उनकी विजन को बड़ा करने के लिए, वो सारे गलियारे क्या शुरू से खोलने में कामयाब रही कांग्रेस पार्टी? गलतियां बहुत हुई है ना सर महिला सशक्तिकरण को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से।
कांग्रेस पार्टी ने शुरू से पहले महिलाओं को शिक्षित करने का प्रयास किया और 2011 की जनगणना में जो साक्षरता अभियान राष्ट्रीय मिशन ने जो बताया है उसमें महिलाएं जो थीं वो 10% अधिक जो है शिक्षित पाई गई और आज 72% जो उस समय 2011 में 72% शिक्षित लोग हुए थे, जिसमें महिलाएं करीब 64% थी और पुरुष जो थे। चलिए ठीक है सर, ये सही, मैं समझ गया इस बात को। तो सुन लीजिए, मैं एक बात कहने जा रहा हूँ। जो आज ये 5-7 साल में इन्होंने आज ये महिला को सशक्तिकरण के लिए किया है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि सरकार कितनी ईमानदारी से इस काम को कर रही है। आज मैं आपसे बताऊं कि अविकसित और मतलब सबसे ज्यादा कुपोषित आबादी का हिस्सा भारत में है दुनिया के अंदर, और उसके अंदर उत्तर प्रदेश टॉप पे। तो काम क्या हो रहा है? गरीबी में तीसरे नंबर पर है। हाँ, और गरीबी में 103 नंबर पर है, नीति आयोग के हिसाब से तीसरे नंबर पर। चलिए सर, मैं समझ रहा हूँ आप जो सवाल उठा रहे हैं, मैं समझ गया। मतलब 2014 में गौरीशंकर जी एक सेकंड, हमने 2014 में जब सत्ता छोड़ी थी तो उसमें गरीबी में 116 देश में 55 नंबर पर भारत था। तो ये तो स्थिति बिगड़ती जा रही है ना। तारीफ आप अपनी करो, लेकिन स्थिति बना के करो। क्या राजीव जी, स्थिति जब बना राजीव जी तो अच्छा लगेगा। क्या राजीव जी, महिलाओं, गांधी हवा है, राहुल गांधी हवा है, हवा मान लेते हैं हम। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप उसको सुधार के तो दिखाओ। बिल्कुल सही बात है। मैं इस बात पर मैं रिएक्शन लेता हूँ राजीव जी से, लेकिन एक सवाल पूछेंगे। राजीव जी, अब महिला सशक्तिकरण, उसकी हैसियत है ना, उसका पावर जो बाकायदा जो है खासतौर पर चुनाव के वक्त जो दिखते हैं, ये सिर्फ कहने की बात है या फिर चुनाव के वक्त इसका इस्तेमाल करने की बात है? अगर उत्तर प्रदेश में महिलाओं की हैसियत की बात करें, मतदान के हिसाब से, उनके विकास के हिसाब से, है ना, बाकायदा सशक्तिकरण के हिसाब से, तो कहाँ देखते हैं जो आंकड़े आते हैं, तरह तरह के आंकड़े, गरीबी है, कुपोषण है, महिलाओं को पूरा अधिकार नहीं है, तमाम तरह की चीज़ें महिलाओं के साथ ठीक नहीं हो रही है, कई तरह की चीज़ें हैं, हर चीज़ का अलग अलग मापदंड है। उत्तर प्रदेश में अभी भी महिलाओं की क्या हैसियत है राजनीतिक तौर पे, जरा बताइए सर। जो है, देखिए, बातें खूब हो रही है, लेकिन है ना, उनकी हैसियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसको समझिए। नहीं, ठीक बात है। ओंकार नाथ जी जो बात कर रहे थे, तो मैं इससे इनकार नहीं कर रहा कि कांग्रेस बिल्कुल सही बात बोल रहे थे, केंद्र में रहा हो या 32 साल पहले यूपी में रहा हो, उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। हमारा ये कहना है कि उसके बाद अभी 5 साल से 2017 से बीजेपी गवर्नमेंट है और बीच में थोड़े काल के लिए आई। बीजेपी ने अभी तक सबसे बेहतर काम किया है, इसको मानना पड़ेगा। आज जो इलाहाबाद में या प्रयागराज में जो कार्यक्रम हुआ, उसमें वो एक चुनावी प्रोपेगेंडा या चुनावी पब्लिसिटी नहीं है। आप 16 लाख महिलाएं जो स्वयंसेवी समूह हैं, उनको एक अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिलेगा। और देखिए, जो इसके पहले लूट मची थी, जो एनजीओ हुए या स्वयंसेवी समूह पैसा ले लेते थे, करते कुछ नहीं थे। अब पारदर्शी ढंग से अगर प्रयास किया जा रहा है तो ये दिख रहा है, और ये सिर्फ एक महीने में या चुनाव के समय नहीं, ये पहले से होता रहा है। और जहां तक क्राइम की बात है, देखिए, उनके लिए महिला थाने बने हैं और हर क्षेत्र में। और जो आंगनबाड़ी की बात कर रहे हैं, तो जो गड़बड़ियां थी, जो आंगनबाड़ी के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा था, उसको खत्म करने के लिए तो उस चीजों को तो बंद करना पड़ेगा। हमारे एक साथी ने, समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा कि पेंशन बंद कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मृतक को पेंशन आप क्यों देंगे? विधवा पेंशन ने जो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसको पेंशन दिया जा रहा था। पेंशन घोटाला तो बहुत, उस पर जांच चल रही है। तो ये हम तो देखिए, ये मानने को तैयार नहीं। पिछली पार्टियों ने किया था, हम ये नहीं कहते कि महिलाओं के लिए नहीं किया, भाजपा ने उससे आगे और बड़ी राजीव ओझा जी, मेरे पास भी एक दो उदाहरण है, और मैंने पर्सनली इस चीज को बड़ा अच्छे तरीके से देखा और जाना है कि किस तरह से स्वयं सहायता ग्रुप और एनजीओ, साथ ही साथ आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता होती थी,
उनके साथ किस तरह से छल किया जाता। तो मैं तो देखा हूं ये सारी चीजें, लेकिन चीजें बदली है, इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बदलाव क्यों हुआ है इसके लिए भले कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी कोई क्रेडिट बीजेपी को ना दे, लेकिन बीजेपी सरकार के दरमियान ऐसी चीजें बदली हैं। अब ये संयोग की बात है कि बीजेपी सरकार ने किया, हो सकता है कांग्रेस की सरकार होती कांग्रेस भी करती, लेकिन बहुत मौका मिला कांग्रेस को, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बहुत मौका मिला, लेकिन चीजें बद से बदतर होती गई। और यही वजह है कि सरकार आ नहीं पाई। मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं, तुरंत आते हैं। चलिए, अगले साल चुनाव है और चुनाव से पहले आधी आबादी पर सभी पार्टियां फोकस कर रही हैं और कहा भी जा रहा है कि आधी आबादी को जिसने साध लिया, समझो पूरी चुनावी तैयारियां जो है पूरी हो गई। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, राजीव जी से बात हो रही थी। अब आते हैं बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, संदीप जी। संदीप जी, एक बात बताएं, ऐसा क्यों हो रहा है कि आप लोग काम खूब करने के दावे कर रहे हो, है ना, महिला सशक्तिकरण, बाकायदा टैगलाइन के साथ कई चीज़ों को तर्क के साथ और काम के साथ उसे सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो। महिला सशक्तिकरण सिर्फ बात ही नहीं, जैसा कि राजीव जी ने कहा कि हाँ सिर्फ बात नहीं हो रही है, फर्क दिख रहा है। फिर विपक्ष क्या चुनाव है इसलिए आप पर हमलावर है, या विपक्ष है उसका काम है इसलिए हर गलत सही पर वो सवाल उठाएगा? या फिर अगर फर्क दिख रहा है तो बीजेपी के प्रवक्ता के पास क्या क्या तर्क हैं ताकि सामने जनता को तो लगे कि हाँ फर्क दिख रहा है? देखिए, विपक्ष के साथ समस्या है कि वो समझना ही नहीं चाह रहा है कि वो जो बात कह रहा है वो दरअसल उसी के लिए अपोजिट है। अब जैसे कुलदीप सेंगर का मैटर सपा के प्रवक्ता उठा रहे थे। हाँ। कुलदीप सेंगर ने जब उस घटना को अंजाम दिया, समाजवादी पार्टी के विधायक थे, लेकिन वो आरोप किस पे लगाएंगे? जिस पार्टी ने उस आरोपी को जेल के अंदर डाला। हाँ। आज ओमकार नाथ जी कह रहे हैं कि कांग्रेस 100 में से 60 महिलाओं को टिकट देने जा रही है, लेकिन ये हमें बता दें कि जहां आप सत्ता में है पंजाब और राजस्थान में, वहां कितना आपने महिलाओं को सम्मान दे दिया। आज गहलोत सरकार में एक बमुश्किल महिला मंत्री है, उस पर आप जिक्र नहीं करेंगे। आपने सिर्फ तुष्टीकरण के लिए सिर्फ वोट बैंक को महिलाओं को समझ लिया है, उसके लिए आप अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट करेंगे। प्रियंका गांधी जी यूपी में इतने दौरे करती हैं, लेकिन जब आजमगढ़ में एक दलित लड़की को जिंदा जला दिया जाता है और समुदाय विशेष के लोग जलाते हैं, तब उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता है। आगरा में जब नमाज पढ़ के कुछ अपराधी गन्ने वाले को पीट के मार देते हैं, तब प्रियंका गांधी को वहां पॉलिटिकल पिकनिक का मौका नहीं मिलता है, लेकिन हाथरस में चली जाएंगी, जहां समुदाय विशेष को इन्हें अट्रैक्ट करना होगा वहां चली जाएंगी। ये कुछ नहीं, इन लोगों को पता है कि इन्होंने न विकास किया है और न ही महिलाओं की। सुन तो लीजिए कठरिया साहब, सुन तो लीजिए बात, तब तो हमले करोगे आप। सिर्फ अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को और गुंडों को ये गोद में बिठाने वाले लोग हैं, और ये प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है। ये कहते हैं कि हमने ये पेंशन बंद कर दी, वो पेंशन बंद कर दी। उत्तर प्रदेश का मैं आपको आंकड़ा बता दूं, उत्तर प्रदेश में सिर्फ आधार कार्ड और वेरिफिकेशन से हजारों मदरसे और हजारों छात्रवृत्ति लेने वाले लोग गायब हो गए। आपका ये सरकार की गलती है। अरे आपने फर्जी अकाउंट खोले, आपने फर्जी लोगों को पात्र बनाया, और गलती बीजेपी की है। आपकी सरकार ने खुल के, शिवपाल यादव ने जब लिस्टें बनाई हैं, फर्जी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए तो उसमें भाजपा की गलती है। आप सीधा कहिए ना कि आपने घोटाले किए हैं, आपने सिर्फ जानबूझ के 4-4, 5-5 जगह, 10-10 जगह एक व्यक्ति का नाम चढ़ाया और आपने सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को फायदा दिलवाया। आप बता दीजिए 4 जिलों के अलावा कितने यादवों को आपने फायदा दिलवा दिया? बताइए। आज यादव समुदाय खुद कहता है पूर्वांचल में कितने यादव लगा दिए। आप सिर्फ अपनी बेल्ट में 400 यादवों की जॉब लगाते हो, पूर्वांचल में 40 नहीं निकलते हैं। क्या ये आपका यादववाद है? आप खुल के उन यादवों पर ही आप अपनी सरकार में मुकदमे लगवाते हो, ये आपका यादववाद है। अरे आपको खुद पता नहीं है कि आप किसके हैं। अरे सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव सिर्फ आजम खान और अतीक अहमद की उंगलियों पे नाचते हैं, और इसीलिए आज कहीं ना कहीं इनकी पार्टी गर्त में जा रही है। आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने इस सेना के जवानों को सम्मान देने का काम किया। उनको अरे कौन से आदरणीय जिनको बेटे ने मंच पे धक्का दे दिया था, जिस पिता ने कहा था कि जो बेटा अपने बाप का नहीं हुआ वो प्रदेश की जनता का क्या होगा, और आज उनके लिए आदरणीय शब्द निकल रहे हैं। अरे पहले नेता से अपने से सम्मान करवा लो उनके बाप का, इसके बाद आप आदरणीय शब्द यूज करना। अरे जितना अपमान मुलायम सिंह जी का अखिलेश यादव ने किया है उतना पूरे प्रदेश में किसी ने नहीं किया होगा। जब आप लोगों की जांच करवाई जाएगी तब पता चलेगा कि जांच के अच्छा एक मिनट संदीप जी, कठरिया साहब एक मिनट रुकिए। कठरिया साहब एक बात बताए कठरिया साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। क्या पारिवारिक झगड़े से आप लोग पूरी तरह से उभर चुके हैं? महिला सशक्तिकरण को रहने दीजिए अभी आप, पहले जो असली मुद्दा है पारिवारिक जो झगड़े थे,
है ना, शिवपाल यादव के बीच में मुलाकात हो रही है, पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही नहीं पक रही है। दोनों के चेहरे देख करके, दोनों का जो रिएक्शन था, मिलने के बाद का जो रिएक्शन था, मीडिया उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा था और लग रहा था कि दोनों की इच्छा नहीं एक दूसरे के साथ आने की। इसके बाद भी क्या मजबूरी है सर? आप कहते हैं 403 में 400 सीटें जीतेंगे, और ये कैसी मजबूरी है गठबंधन करने की? फिर महिला सशक्तिकरण भी मजबूरी होगी फिर आपकी, कि बीजेपी कर रही है तो हम लोग को पीछे नहीं होना। बताइए सर। प्रियंका गांधी आप लोग से आगे निकल रही है महिला सशक्तिकरण में, ध्यान रखिए आप लोग। कठेरिया साहब, जी, भारतीय जनता पार्टी के एक विंग, एक पूरा ग्रुप सिर्फ ये काम करती है कि किस नेता के घर में क्या फूट डाली जाए, उनके भाइयों तो सुनिए भाई साहब, हम लोग को पता चला है कठेरिया साहब, जनता पार्टी के सारों पे काम करते हैं। कठेरिया साहब, भारतीय जनता पार्टी के कहने पे मुलायम सिंह जी का अपमान किया था। क्या भारतीय जनता पार्टी के कहने पे शिवपाल यादव को पार्टी से बाहर निकाला था? अरे सीधा कहिए, कट्टरपंथियों और अपराधियों की उंगलियों पे नाचते हैं। आजम खां और अतीक अहमद की वजह से मुलायम सिंह जी का अपमान किया था, इनकी वजह से शिवपाल को बाहर निकाला था, और भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं आप। अरे सीधा कहिए कि सम्मान करना आपको आता ही नहीं है। अरे जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर पाया, जो पिता तो चाचा का सम्मान नहीं कर पाया, वो प्रदेश की जनता का सम्मान करेगा। 5 साल उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था, गुंडा राज। आज भी प्रदेश की जनता भूली नहीं है। बेटियां बेचारी घर से नहीं निकल पाती थी स्कूल के लिए, और आप कहते हैं महिला सशक्तिकरण करेंगे। क्या वो इनकी बहन बेटी नहीं है? कोरोना काल में जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, जो बच्चियां स्कूल नहीं जा पाए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का कोरोना काल से बुरी हालत तो अखिलेश काल में थी। अखिलेश काल तो खुल के महिलाओं के लिए काम करा हुआ था। एक मिनट कठेरिया साहब रुकिएगा थोड़ा। कठेरिया साहब, संदीप द्विवेदी, दोनों रुकिए। मैं ओंकार जी के पास में आता हूं। ओंकार जी, अब ठीक है, मैं नहीं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की कब सरकार थी। मैं जब कहता हूं कांग्रेस के नेता थोड़े नाराज हो जाते हैं। ठीक है, 33-34 साल की कहानी जो भी हो, लेकिन पिछले साल 2 साल से प्रियंका गांधी वाकई में एक्टिव है। मैं भी इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। ये अलग बात है कि कहां पर एक्टिव है, जैसा कि संदीप द्विवेदी ने आरोप भी लगाया आपके ऊपर कि एक्टिव तो है, लेकिन देखिए ना कहां एक्टिव है। मुझे थोड़ा सा बताइए सर, क्या कांग्रेस पार्टी का कोई सेलेक्टिव अप्रोच है पॉलिटिक्स को लेकर के? उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई सेलेक्टिव अप्रोच है जिस पर ही आप चलना चाहते हैं? बाकी चीजें कोई मायने नहीं रखती आपके लिए? बताइए सर, थोड़ा सा खुल करके बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कुछ कहने के पहले थोड़ा मैं संदीप भाई से कहना चाहूंगा, हाँ, शब्दों की मर्यादा रखें। मुलायम सिंह जी बहुत बुजुर्ग नेता, आदरणीय कहाँ के आदरणीय। मैंने शब्दों की पूर्ण रूप से मर्यादा रखी और मैंने वही शब्द रिपीट किए जो मुलायम सिंह जी ने खुद कहे हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मुझे आप शब्दों की मर्यादा मत सिखाएं। ये शब्द मैंने कोट किया था कि मुलायम सिंह जी ने ये शब्द कहे हैं। आपने कहा कि आदरणीय जो बाप को इज्जत नहीं करता उसको आदरणीय। तो ये मुलायम सिंह जी के शब्द हैं, ये बिट्टो मुलायम सिंह जी के शब्द हैं। जो बेटा अपने बाप की इज्जत नहीं करता वो प्रदेश के लोगों की क्या इज्जत करेगा? देखिए, आम आदमी नहीं है आदरणीय मुलायम जी, आम आदमी नहीं है। नहीं, आप सुन लीजिए। अरे पहले अपनी पार्टी के नेताओं को आप इज्जत करना सिखा दीजिए, हमें बाद में बताइए। मैंने मुलायम सिंह जी के शब्दों को कोट किया है। अगर आपको सलाह देना है तो मुलायम सिंह जी को दे आइए। ओंकार जी अपनी बात रख रहे हैं। ओंकार जी बोलिए सर, बोलिए सर। सम्मान होना चाहिए, बोलिए। सम्मान करता हूँ। कठेरिया जी, जो हुआ पारिवारिक झगड़े सब लोगों ने देखा था, और वो जो संदीप द्विवेदी जो कह रहे हैं, उनका कहने का मतलब थोड़ा अलग था। मैं भी तो सुन ही रहा था। आदरणीय आपकी तरफ से आदरणीय कहा गया, इनकी तरफ से कहा गया कि आदरणीय किस बात की? आप लोगों ने क्या इज्जत बख्शी मुलायम सिंह यादव को? इस बात पर विधानसभा में क्या आपके मंत्री ने महिलाओं को बताइए सर। ओंकार जी, पूरा देश जानता है, वो आज मर्यादा बता रहे हैं कि किसको मर्यादा रखनी चाहिए। अच्छा, एक मिनट मर्यादा सिखा देती जरा। एक मिनट, हम लोग ट्रैक से बाहर जा रहे हैं। एक मिनट ओंकार जी, एक मिनट। कठेरिया रुके ना सर, रुके ना भाई साहब। तो मौका मिला था ना आपको 2012-2017, कुछ गड़बड़ किया आपने तब तो देखिए महिला सशक्तिकरण को लेकर बीजेपी इतना फोकस्ड हो रही है। कुछ तो गड़बड़ किया आपने। ओंकार जी के पास आ रहे हैं। ओंकार जी, सवाल जो हम पूछा सर उस पर अपनी बात रखिए सर। जो आपने सवाल पूछा, कांग्रेस पार्टी कभी भी कोई क्या कहते हैं पर्टिकुलर राजनीति नहीं करती है। हाँ, सेलेक्टिव अप्रोच मैंने बोला है, सेलेक्टिव राजनीति नहीं करती है, और वो सारे
वर्गों का ध्यान रख के राजनीति करती है। उस शुरू से उसका ये रहा है। आप उसका देख लीजिए, शासन जब रहा है, जब उसने क्या कहते सत्ता संभाली है, तब उसने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। और ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हमारी लगती थी, उन पंचवर्षीय योजनाओं में स्पष्ट ये दिखता था कि हर क्षेत्र में उसने काम किया है। तो इसलिए ये कहना कि सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये एकदम गलत है। पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं कि 32 साल से उत्तर प्रदेश में कमजोर है, और हम उसी के लिए हमारे नेता इसमें लगी हुई हैं और उसको वो मजबूत करने में लगी हैं। अब जनता बताएगी हम कितना मजबूत हुए हैं, ये जनता बताएगी, हम अपने मुझसे कुछ नहीं कहेंगे, समझे आप। दूसरी चीज ये है कि हम तो जो सरकार की कमियां हैं, जो अभी सब लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी भाई ने हमारे कहा, नाराज हो गए, हमको रह के सिखाए ना, उनके पिता की उम्र का हूं तो सिखा तो सकता ही हूं, न सीखे तो अलग बात है। अब आजकल यही है, नौजवान जो है वो एकदम चढ़ जाते हैं, बोल सुनना ही नहीं चाहते, कोई बात ओपनिंग करते हैं, तो जाने लीजिए उसको। अब मुख्यमंत्री ने स्वयं विधानसभा में कहा है कि जो मानक है प्रति 1000 पर एक डॉक्टर, वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो अब आप बताइए, जब 1000 प्रति 1000 पर एक डॉक्टर उत्तर प्रदेश में नहीं है, 0.63% जो है वो डॉक्टर जो है 0.63 1000 पर डॉक्टर हो रहा, वो भी सरकारी और प्राइवेट मिला के है। और उस परिस्थिति में आप मेडिकल कॉलेज भी खोल रहे हैं, सारी चीजें खोल रहे हैं, डॉक्टरों की आप कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इस तरह की बातें करके जनता को जो भ्रमित कर रहे हैं, जनता सब देख रही है। महंगाई इतनी चरम पर है, उस महंगाई पर कंट्रोल करने का सरकार कोई इंतजाम नहीं कर रही है। आप देख लीजिए, सरसों का तेल 99 रुपए में था 2013 में, आज 168 रुपए का मिल रहा है। थोड़ा कम हुआ है। उड़द की दाल 68 रुपए की थी, 115 रुपए मिल रही है। जब 135 रुपए बैरल जो था वो कच्चा तेल था, नहीं तब उस समय हम दाम में थोड़ी कमी तो आई है, ऐसा नहीं है, दाम में कमी आई है, पेट्रोल में भी कम हुआ, डीजल में भी कम हुआ, सब्जी के दाम में थोड़ी सी कमी आई। मैं भी मार्केट जाता हूँ, मैं देखता रहता हूँ, जिस दाम पे मैं पहले सरसों का तेल खरीदता था थोड़ा कम में मिल रहा है, ऐसा नहीं है, थोड़ा कम हुआ है, लेकिन महंगाई का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, तो जनता इससे बहुत नाराज है। चलिए मैं आता हूं सर, जनता वाकई में नाराज है, जनता वाकई में नाराज है या विपक्ष कह रहा है इसलिए जनता नाराज है? मैं ओझा जी के पास चलता हूं। ओझा जी एक चीज बताइए, ये जो मापदंड जो विपक्ष की तरफ से दिखाया जा रहा है कि देखिए ये मापदंड है, बेरोजगारी है, महंगाई है, दाम है, तमाम तरह की चीजें, इसके आधार पर वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, चूंकि आप सब जगह जा रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, क्या वाकई में योगी सरकार के काम से जनता नाराज है या विपक्ष कह रहा है इसलिए हवा बनाने की कोशिश हो रही कि जनता नाराज है? देखिए, मैं विपक्ष जो कह रहा है उसको कहने का हक है और वो अपनी बात अपने ढंग से कह रहा है, लेकिन सच्चाई बताइए। मुझे लग रहा है, मुझे दिख रहा है, जो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पिछले 2 वर्षों में बुरी तरह कोरोना महामारी से पूरा देश, उसमें खास करके यूपी जूझ रहा है। इसके बावजूद स्थितियां कंट्रोल के बाहर नहीं हुई हैं, तो इसका श्रेय योगी सरकार को देना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर ये शाश्वत मुद्दे हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन ये जो अभी ओंकार नाथ जी 2013 से कंपेयर कर रहे थे, तो हम 2052 में चले जाते हैं, वहां तो 10 रुपए में फिर पेट्रोल मिल रहा था। तो ये रिलेटिव चीजें, इसका कोई मतलब नहीं है और जनता इस बात को समझती है। नहीं, उतना पीछे मत जाइए। कि सब परेशान है, देखिए सब पर संकट है, उस संकट में सरकार ने आम जनता को, गरीबों को राहत देने के लिए क्या काम किया है वो मैटर करता है और वो अगले चुनाव में दिखेगा। अच्छा ओझा साहब, बात एकदम ओझा साहब देखिए, अभी तक मेरा अपना अनुभव है, अभी तक जो मैं कई सारे चुनाव है ना, कई अलग अलग राज्यों के चुनाव, लोकसभा के चुनाव मैंने कवर किया है, कई बड़े बड़े डिबेट को मैंने किया है, लेकिन मेरा अपना जो अनुभव रहा कि चुनाव के वक्त चाहे मुद्दे कितने भी कुछ क्यों ना हो, विपक्ष की तरफ से या फिर सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से इमीडिएट जो रिएक्शंस होते हैं जनता के माइंडसेट पर, जो इमीडिएट सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं, उसी पर वोटिंग होती है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इमीडिएट सर्कमस्टेंसेस क्या है?
जो जनता को प्रभावित कर रहे हैं, उसी पर वोटिंग होगी। सर बताइए जरा, इसका बड़ा अच्छा मेरा एक अनुभव रहा है एक्चुअली में। देखिए, जनता का जो इमीडिएट इस समय तो पूरे प्रदेश की जनता ये बात महसूस कर रही है कि समय थोड़ा सा कष्टकारी है। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन अब ये अगले 2 महीने या 3 महीने में जब वोट पड़ेगा तो इसको किस तरह से वो रिफ्लेक्ट करेगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, काउंटर कर सकते हैं राजीव भाई देखिए वो जनता क्या सब लोग कष्ट में हैं और क्योंकि कोरोना की वजह से कष्ट में है, ये जनता को भी मालूम है। और मतलब कि 2 महीने के एक बात ये एकदम स्पष्ट है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उसके पास विकल्प क्या है? समाजवादी पार्टी विकल्प है, कांग्रेस विकल्प है नहीं। तो क्या राजीव ओझा जी, एक मिनट से रोकना चाहेंगे। विकल्प नहीं है क्या मतलब? काम कर रहा है उसी को वोट देंगे। विकल्प नहीं है क्या मतलब? इसका मतलब जहां एक तरफ आप कह रहे हैं कि योगी सरकार ने बेहतर काम किया है, अच्छा काम किया है, लेकिन जनता के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्या बात हुई? योगी जी ने पिछले 5 साल जो क्या द्विवेदी जी और अखिलेश जी ने कोई विकल्प ही नहीं है? कोई तुलना नहीं है। जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। राहुल गांधी जी, एक मिनट, संदीप जी बोल रहे हैं, सुनिए, बोलिए संदीप जी। नहीं देखिए, कहीं ना कहीं वास्तविकता देखी जाए तो क्या वो आज कांग्रेस विकल्प बनेगी जिनके राज्यों में सबसे ज्यादा महंगाई है? हाँ। आज मुझे ओमकार जी बता दें, पेट्रोल और डीजल सबसे ज्यादा महंगा किन राज्यों में, जहां कांग्रेस सत्ता में बैठी है। लेकिन ये दोष किसको देंगे? योगी जी को, जहां आज पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर भी कंट्रोल में है। दूसरी चीज देखिए, आप जनता के सामने विकल्प बन के तो दिखाइए। आज ये बात कड़वा सत्य है कि कांग्रेस राजनीति तो करती है लेकिन हमेशा सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करती है। वो कभी लीड बाय एग्जांपल करके कभी नहीं दिखाती। अभी तो खारिज कर रहे थे ओमकार जी कि ऐसा नहीं, सिलेक्टिव अप्रोच हम लोग का होता ही अगर नहीं। सिलेक्टिव अप्रोच नहीं तो एक मुसलमान व्यक्ति बता दें जिसके खिलाफ प्रियंका और राहुल गांधी ने कोई एक्शन लिया हो या कहीं धरना प्रदर्शन किया हो, आप बता दीजिए। मैंने उत्तर प्रदेश में आपको 10 इंसिडेंट गिरा दूंगा जहां मुस्लिमों ने खुल के कत्लेआम किया। प्रियंका और राहुल के नाम से 2 शब्द नहीं निकलते, लेकिन अगर कहीं किसी हिंदू ने थप्पड़ भी मार दिया तो पूरे विश्व में हाहाकार मच जाता है, पूरी लॉबी कूद जाती है। प्रियंका जी का पूरा राजनीतिक कैरियर वहीं ध्यान केंद्रित हो जाता है। अच्छा संदीप, एक बात बताएं, आजकल मैं जो देख रहा हूं कि ज्यादातर अगर 1 घंटे का भाषण होता है मोदी जी का, 1 घंटे का भाषण होता है योगी जी का, तो मोदी जी थोड़ा कांग्रेस पर कुछ बोलते भी हैं, योगी जी कांग्रेस पर कुछ नहीं बोलते। वो सीधे जो है समाजवादी पार्टी से शुरू करते हैं, वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। ये थोड़ा सा क्या है, मतलब सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही टारगेट कर रहे हैं या फिर पूर्ववर्ती जो तमाम सरकार है उस पर भी टारगेट कर रहे हैं? नहीं देखिए, कहीं ना कहीं पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उसके बाद हम सत्ता में आए, तो ऑब्वियसली हम जो कंपैरिजन करेंगे वो समाजवादी पार्टी के साथ करेंगे। और कांग्रेस तो यूपी में ना 3 में ना 13 में है। क्यों कठरिया साहब भीड़ सिर्फ जुटा रहे हैं। 2017 में खूब भीड़ जुटी थी सर, मैं देखता था अखिलेश यादव की रैलियों में, है ना, खूब जमावड़ा लगता था। एक सुनिए तो सर, सुनिए ना, आप अखिलेश यादव की रैलियों में खूब जमावड़ा लगता था। मालूम चलता था कि, है ना, रैली की जगह पर जाते जाते अखिलेश यादव लेट हो जाते थे, बाकायदा हर दिन लेट होते थे, क्योंकि परिवार में बड़ा झगड़ा उन्होंने शुरू कर रखा था। उस झगड़े से निपटने में ज्यादा वक्त जाता था। इस बार ऐसा नहीं है, झगड़ा भी नहीं हो रहा है, मनभेद अपनी जगह पर है। ये जो भीड़ है, भीड़ को देखकर आप लोग ऐसा तो नहीं कि बस सब कुछ तय कर लिया आप लोगों ने? इसका पहला कारण ये है कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के, समय कम है, ओपन है, किसी को काउंटर करना है कर सकते हैं। मेरी बहुत हल्की सी बात करने जा रहा हूं। उस तरह से सभी समाज के लोगों में अखिलेश यादव जाते हैं, उनके में भी होती है, प्रियंका जी जाती है, उनके में भी होती है, राहुल गांधी जी आए थे अभी रोजगार और महंगाई और जीएसटी पर होगा। सीधा मतलब है, स्कूल में विद्यालयों में परेशान है, वो सबको सुन रही है। ओमकार जी, अगर कांग्रेस के प्रोग्रामों में भीड़ होती तो राजस्थान में जाके महंगाई बचाओ रैली ना करनी पड़ती आपको। इसलिए ये कहना बंद कर दीजिए कि राहुल और प्रियंका के नाम पे भीड़ आती है। आपको अपने ही प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा महंगाई है वहां जाके महंगाई बचाओ रैली करनी पड़ती है। इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है आपके लिए? अरे तो उत्तर प्रदेश में करते ना आप महंगाई बचाओ रैली। आपको पता था कि उत्तर प्रदेश में आप भीड़ नहीं जुटा पाएंगे। कन्या विद्यालयों में दी गई है। अरे हम तो हिमाचल छोड़िए, हम तो अमेरिका तक में भीड़ जुटाने की क्षमता रखते हैं और जुटाते हैं। हमने एग्जाम्पल
सेट करके दिखाए। ये राहुल गांधी का कोई कॉमेडी शो नहीं है जहां जनता आएगी और हंसी ठहाके लगा के वो चुपचाप कमल का बटन दबाएगी। अच्छा सुनिए, एक मिनट कठेरिया साहब, एक सवाल मेरे जहन में हमेशा से घूमता रहता है, पूछ नहीं पाया मैं। आप थोड़े संजीदा दिख रहे हो मुझे समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता के तौर पे। मुझे एक बात बताएं, अखिलेश यादव जब भाषण देते हैं तो उनका स्टाइल यही है क्या? नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे ही है? हर चीज को मजाक की तरह क्यों पेश करते हैं? वो ऐसा लगता है जैसे टोंट मार रहे हो, मजाक कर रहे हो। गंभीरता कम दिखती है सर उनके भाषण में, जो है ना मस्ती मजाक ज्यादा दिखता है। मतलब जनता देखिए, जनता को मस्ती मजाक सिर्फ अच्छा नहीं लगता ना कठेरिया साहब। गौरी शंकर जी देखिए, एक ठोको नीति में और एक नॉर्मल नीति में बहुत बड़ा अंतर होता है। वो बड़ा खुश मिजाज दिल के सीरियस पर्सन है। योगी जी और मोदी जी की तरह वो भुंगे चढ़ा के उनको गुस्सा नहीं आती है। वो हर समाज 5 साल सत्ता में रह के 15 साल विपक्ष में रहने वाली पार्टी जो व्यक्ति 30 साल से सत्ता में है उसको बताएंगे कि वो मोदी जी की और योगी जी की जितना अखिलेश यादव का राजनीतिक कैरियर नहीं है उससे ज्यादा मोदी जी सत्ता में रहे हैं, इसलिए आप उस व्यक्ति के बारे में मत चर्चा करिए। खड़े होके उनसे बात कर सके, वो इस तरह के हृदय स्पर्शी व्यक्ति है, समझे। और 2022 में जीएसटी और रोजगार और महंगाई पर चुनाव होगा और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये तो आप कह रहे हैं ना कठेरिया साहब, आप कह रहे हैं अभी ओझा साहब ने तो मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, इमीडिएट सर्कमस्टेंसेस होते हैं और है भी, लेकिन जनता समझदार है। जो विपक्ष कह रहा है वही सही नहीं है, या फिर जो बीजेपी कह रही है वही सही नहीं है। जनता को अच्छे समझ में आता है क्या सही गलत। सर आप सभी आए यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, वक्त निकाला आप सभी ने। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।